हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 कवर करेंगे जो कि मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन है वो उसका जो पर्यावरण है वो कैसा इंटरेक्ट करता है अपने आसपास के वातावरण में, कैसे वो रहता है, वहाँ पर किस प्रकार की फसलें यानी कह सकते हैं कृषि किस प्रकार की करता है, वहाँ पर कैसे आवास बनाता है, वहाँ पर कैसे उसकी जीविका चलती है, उन सब के बारे में है। तो ये चैप्टर बेसिकली उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों से रिलेटेड है, यानी कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल से रिलेटेड है। तो इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ताकि जो चैप्टर है उसको समझना आसान हो जाए। देखिए, इस चैप्टर में हमें बेसिकली 2 चीज़ें पढ़नी है। पहली पढ़नी है अमेज़न बेसिन में जीवन, मतलब कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है वहाँ पे लाइफ़ कैसी है, लोग वहाँ कैसे रहते हैं और कैसे इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। और दूसरी चीज़ जो पढ़नी है वो हमको पढ़नी है इसमें, दूसरी चीज़ पढ़नी हमको है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि एक लाइफ़ ऐसी इसमें पढ़नी है जो कि फॉरेस्ट में है, जंगल में है, और दूसरी ऐसी जो मैदान में है, प्लेन में है। तो दोनों में हम देखेंगे कि कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं, वहाँ पर लोग किस तरीके से सर्वाइवल करते हैं। तो इस चैप्टर में को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि जो कटिबंध जो है, यानी कि ट्रॉपिकल जो ज़ोन है, ट्रॉपिकल एरिया कहाँ पर है, सब ट्रॉपिकल कहाँ पर है, उसकी बात करते हैं। तो इस चैप्टर में अगर हम इसकी हेडिंग देखें तो ह्यूमन, एनवायरनमेंट, इंटरैक्शन, इसकी बात की जा रही है। और ये कहाँ पर होगा? तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, यानी कि उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यही 2 चीज़ समझ लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल क्या है और सब ट्रॉपिकल क्या है। तो सबसे पहली बात आपने पढ़ा होगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर कुछ जो 36 लाइनें हैं जिनको हम अक्षांश कहते हैं, उनमें से एक अक्षांश है 0 डिग्री जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। उसके उत्तर में यानी कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि कर्क रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में एक रेखा है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो कि मकर रेखा है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है इस तरीके से। इसके बीचों-बीच में जो पृथ्वी को लगभग 2 भागों में बाँटती है, क्षैतिज रूप से बाँटती है, वो इक्वेटर है। इसके उत्तर में आप देखेंगे यहाँ पर तो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक इसके दक्षिण में रेखा है यहाँ पर जिसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके जो बीच का क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल ज़ोन। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब इस यहीं पर अगर एक बात समझें हम, तो यहाँ पर एक लाइन देखते हैं 66.5 डिग्री, और एक लाइन यहाँ पर है 66.5 डिग्री। तो ये जो ऊपर वाली 66.5 है, 66 एंड हाफ नॉर्थ है, ये है आर्कटिक वृत्त। और इसके नीचे देखते हैं 66.5 डिग्री अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये है अंटार्कटिक वृत्त की बात यहाँ पर की जाती है। और लास्ट में क्या है? लास्ट में फिर यहाँ पर आपको पोल देखने को मिलेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ पोल की 90 डिग्री नॉर्थ है। तो हमने एक बात आपको बताई, जो 23.5 है, 23.5 से 23.5 के बीच में जो क्षेत्र है, एरिया है, वो ट्रॉपिकल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिकल है ये। ये वाला पार्ट ट्रॉपिकल है। और जो यहाँ पर हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं टेम्परेट, शीतोष्ण इसको बोलते हैं, टेम्परेट तो बोलते हैं शीतोष्ण। अब यहाँ पर जो ये ज़ोन है, इस ज़ोन का जो निर्धारण है वो किसके बेसिस पे, मतलब टेम्परेचर के बेसिस पे इसका निर्धारण हुआ है, तापमान के बेसिस पे। टेम्परेचर के बेसिस पे इसका निर्धारण हुआ है। इसको समझने के लिए एक बात हम ये समझते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो ट्रॉपिकल ज़ोन है, वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी सनलाइट जो है, जो सन रेज़ हैं, जो सनलाइट है, वो लंबवत है।
लंबवत। तो जब सूर्य की किरणें लंबवत होंगी तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, यानी एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी। तो एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो पृथ्वी की सतह पर जब आएँगे तो पृथ्वी की सतह को गर्म करेंगे तो वहाँ पर तब तापमान ज़्यादा होगा। मतलब कि उष्णकटिबंध में देखेंगे, ट्रॉपिकल ज़ोन में देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, अन्य ज़ोन के तुलना में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं अगर आप यहाँ पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ें, तो तापमान में क्या होगी? कमी होगी। तो एक बात क्लियर हो गई है कि ट्रॉपिकल ज़ोन में जो भी चीज़ होगी, वहाँ पर टेम्परेचर अन्य जगहों के कंपेयर में ज़्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा? वाष्पीकरण भी होगा, मतलब कि वाटर जो होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी वाष्पीकरण होगा और उसके बाद में संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा और फिर बादल बनेंगे। जब बादल बनेंगे, तो बादल बनने के बाद में क्या होगी? बरसात होगी, यानी रेनफॉल होगा। रेनफॉल होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल ज़ोन यानी हम बोल सकते हैं इक्वेटर के आसपास जो क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है और ये बरसात किस प्रकार की होती है? तो संवहन वर्षा होती है। संवहन वर्षा होती है, करेक्ट? अब जब बरसात ज़्यादा होगी तो यहाँ पर पेड़-पौधे भी ज़्यादा होंगे। पेड़-पौधे ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? कि यहाँ पर बायोडायवर्सिटी रिच होगी। बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता क्या होगी? जैव विविधता क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? जैव विविधता का मतलब हुआ कि जो प्रजातियाँ हैं, प्रजातियाँ कौन-सी प्रजातियाँ? तो वनस्पति की और प्राणी प्रजातियाँ, मतलब जीव-जंतु। इनमें जितनी प्रचुरता होगी, वो उसकी बायोडायवर्सिटी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो डायवर्सिटी मिलती है, वो डायवर्सिटी कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है भूमध्य रेखा के आस-पास या बोल सकते हैं हम जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ पर। तो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ऐसे क्षेत्र, ऐसी चीज़ें, ऐसे देश या कह सकते हैं जो महाद्वीप हैं, जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं, वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पर घने जल घने जो वन हैं, वो पाए जाते हैं। जब घने वन पाए जाएँगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वनस्पतियाँ भी हो वनस्पतियाँ तो घनी है ज़्यादा ही हैं, वनस्पति साथ में क्या होगा वहाँ जीव-जंतु भी ज़्यादा पाए जाएँगे। इतनी बात हमारे ख्याल से समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर अगर देखते हैं यहाँ पर ये टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, ये टेम्परेट वाला जो एरिया है, शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान ट्रॉपिकल के कंपेयर में कम होता है और ट्रॉपिकल के जस्ट ऊपर यानी ये जो ट्रॉपिकल ज़ोन है, जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे यानी कि यहाँ पर वाला हिस्सा जो है इस जगह, ये वाला ये आता है सब ट्रॉपिकल में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा तापमान कम होता है ट्रॉपिकल के कंपेयर में। तो ये होगा सब ट्रॉपिकल वाला क्षेत्र। तो जो पहला इसमें जो चैप्टर का पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं अमेज़न बेसिन की बात करते हैं, तो अमेज़न बेसिन की अगर बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? तो ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र में है और गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो वो कहाँ पर होगा? वो होगा यहाँ पर जिसको बोलते हैं उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए इस अब चैप्टर को पहुँचते हैं, चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर में सबसे इसको समझने से पहले हमें क्या देखना है? हमें इसमें देखना है ये अमेज़न की बात करते हैं। देखिए ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में हम स्पेशली बात किसकी की गई है? तो अमेज़न की बात की गई, अमेज़न बेसिन की बात की गई। अब देखिए अमेज़न बेसिन में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है? पहली बात पढ़नी है अमेज़न क्या है? एक नदी है। अमेज़न एक नदी है और इसकी खास बात क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी। बड़ी का मतलब क्या होता है? जो मान लीजिए ये नदी है यहाँ पर, ये अमेज़न नदी है, इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो पूरा क्षेत्र कवर करके रखी हैं। मतलब कि पूरे बहुत बड़ा क्षेत्र इसने कवर कर रखा है, तो इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इसकी कई सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं। ये कई देशों में फैला हुआ अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, तो जो इसमें ग्रीन कलर का एरिया बना हुआ है, यानी लगभग यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है।
इसमें ये यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये इसका बेसिन है। बेसिन मतलब क्या हो गया कि अमेज़न नदी और जो उसकी सहायक नदियों ने मिल करके कितने क्षेत्रों में फैली हैं, वो उसका बेसिन है। ठीक है? ठीक। तो अब देख सकते हैं कितने देशों में फैला हुआ इसका एरिया है, मतलब कितने देशों में फैला हुआ है बेसिन इसका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कि इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला में भी थोड़ा-सा यहाँ पर देख सकते हैं, वेनेजुएला में, गुयाना गुयाना, सूरीनाम में भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके साथ-साथ में पेरू, बोलिविया और ब्राज़ील। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा खैर है यहाँ पर। तो ये जो बेसिन है, ये लगभग देखते हैं नॉर्थ मतलब जो साउथ अमेरिका है उसके नॉर्थ वाले पार्ट में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमने देख लिया पहली चीज़ कि जो ये अमेज़न वाला एरिया है, वो उष्णकटिबंध में पड़ता है और उष्णकटिबंध में कहाँ से कहाँ पड़ता है, तो अमेज़न वाला जो एरिया है वो कहाँ पर होता है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, यानी कि यहाँ वाला जो एरिया है, वो कौन-सा एरिया है, वो अमेज़न वाला एरिया इस है यहाँ पर। आगे इस पे देखते हैं कि जो अमेज़न नदी है, ये अमेज़न नदी का उद्गम देखते हैं यहाँ पर कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग से होता है और इसका मुहाना जो है यानी यहाँ पर, मुहाना का मतलब क्या होता है? मुहाना का मतलब है कोई नदी अपना अंत कहाँ करती है, एंड उसका कहाँ होता है। तो इसका मुहाना अगर बात करें, माउथ की बात करें तो कहाँ पर बनता है? तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना ये बनाती है। तो इतनी बातें हमने यहाँ यहाँ पर समझ ली है। दूसरी बात अगर हम इसमें एक और कर लेते हैं कि जो ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत घने जंगल है। हमने आपको पहले ही समझा दिया कि यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है तो वनस्पतियों के बढ़ने के, उगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा बरसात हो रही है, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर वनस्पतियाँ भी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डेंस हैं। तो हमने इसमें कुछ बेसिक्स बातें समझ ली। अब हम समझते हैं जलवायु कैसी होगी। तो जलवायु के बारे में मैंने आपको समझाया भी कि अगर हम जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात इसमें करते हैं, तो क्लाइमेट में देखिए क्लाइमेट जब जलवायु की बात करें 2 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट हैं, तापमान नहीं टेम्परेचर और दूसरी चीज़ क्या है? वर्षण बोल सकते हैं, हम यहाँ पर वर्षा बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल। वर्षा नहीं रेनफॉल, ये 2 मेन फैक्टर हैं। तो हमने इसमें पहले समझाया था कि जो अब देखिए क्योंकि ये क्षेत्र इस क्षेत्र में क्या है बरसात तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो तापमान यहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा रहता है। तापमान ज़्यादा होता है, तो बरसात होती है। अच्छा एक बात और समझिएगा, हमने बताया था कि जो क्लाइमेट जो इसमें वनस्पति है वो बहुत डेंस है। तो डेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कोई मतलब पेड़-पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, बड़े ऊँचे लंबे-लंबे यहाँ पर ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हैं यहाँ पर। तो होता क्या है ये इतने डेंस होते हैं कि जो सनलाइट है वो सनलाइट इस सतह तक नहीं पहुँच पाती, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो जब सनलाइट सतह तक नहीं पहुँच पाती तो यहाँ पर नमी बनी रहती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि जो यहाँ पर क्लाइमेट है वो कैसी है? गर्म है और आर्द्र है। आर्द्र का मतलब क्या है? जो वायु है उसमें आर्द्रता नमी बनी हुई है। तापमान ज़्यादा रहता है और उसका साथ-साथ में क्या है यहाँ पर आर्द्रता भी यानी नमी भी बनी रहती है। अब यहाँ पर दिन और रात में लगभग एक समान ही तापमान रहता है, बहुत अंतर होता नहीं क्योंकि ये जो ज़ोन है वो ट्रॉपिकल ज़ोन है, तापमान ऊँचा रहता है। दिन में तापमान ज़्यादा रहता है, आर्द्रता भी ज़्यादा रहती है, लेकिन रात में क्या होता है, रात में तापमान तो कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता क्या रहती है, वैसे की वैसी ही बनी रहती है। जहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर क्योंकि वर्षा संवहनी वर्षा है, संवहनी वर्षा रोज़ होती है, तो जहाँ पर 4 बजे की वर्षा भी इसको कहते हैं। तो एक चीज़ हो गई क्लाइमेट, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर हम। जलवायु के बारे में हमने इतनी बातें आपको बता दी। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति यहाँ पर अगर हमें पहले ही बता दिया कि वनस्पति कैसे होती है, घनी होती है, घनी वनस्पति होती है, बहुत ही सघन, बहुत सघन और यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, तो वनस्पति कैसी है, भूमध्य रेखीय, इसको सदाबहार वन भी कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। सदाबहार वन भी कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश सतह तक नहीं पहुँच पाता है, जब सूर्य का प्रकाश सतह तक नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि
यहाँ पर केवल वही वनस्पति ही पनप पाती है जो छाया में बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो आता नहीं है। तो यहाँ पर कई परजीवी पनपते हैं। परजीवी में कौन-सा आता है? परजीवी में कौन आते हैं? तो परजीवी में देखेंगे हम आर्किड, और आर्किड के साथ-साथ में हम देखते हैं ब्रोमेलाइड। ये यहाँ पर वनस्पति मतलब वनस्पति का मतलब है ये परजीवी है, क्योंकि ये छाया में बढ़ सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन-कौन सा जीव-जंतु, अब क्योंकि ये घने वन है, बहुत घने, मतलब यहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जीव-जंतु भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं टूकन, एनसीईआरटी में बना हुआ टूकन हो गया, टैपीर हो गया। टैपीर इसके साथ-साथ में यहाँ पर सरीसृप भी पाए जाते हैं, यानी कि जैसे साँप हो गया, साँप हो गया, मगर हो गया, अजगर हो गया। इसके साथ-साथ में एनाकोंडा हो गया, और एनाकोंडा के साथ में बोआ हो गया। ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर और हम देखें यहाँ कौन जीव-जंतु पाए जाते हैं, तो पिरान्या मछली है, जो कि मांस खाती जो कि मांस खाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की है और यहाँ पर जीव-जंतु किस प्रकार के हैं। अब हम बात करते हैं लोगों की। देखिए, जो लोग हैं, तो यहाँ पर लोगों की बात करते हैं। जो लोग हैं, वो कृषि का काम करते हैं। कृषि का काम और मछली पकड़ने का काम करते हैं। कृषि में ये स्लैश एंड बर्न यानी कर्तन और दहन कृषि करते हैं। और कृषि का काम मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। कृषि का काम कौन करता है? तो महिलाएं करती हैं। कृषि का काम कौन करता है? महिलाएं करती हैं। पुरुष क्या करते हैं? ये शिकार करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। शिकार करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। इन ये लोग कृषि में क्या करते हैं? कृषि कृषि का मतलब यहाँ पर ये कौन सी फसल उगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो मुख्य रूप से ये टेपियोका, अनन्नास, शकरकंद, अनन्नास, अनन्नास इसको लगाते हैं। इसके साथ-साथ में अगर हम कृषि में और बात देखें, तो देखिए, इनका जो मुख्य आहार है वो क्या है? इनका मुख्य आहार अगर देखें हम, तो मेनियोक है। आलू जैसा दिखता है, मेनियोक है। इसको ही कसावा कहते हैं, और इसको ही यूका कहते हैं। ये आलू जैसा होता है। तो इनकी ये जो मुख्य आहार है, ये मुख्य आहार है। इसके साथ-साथ में ये लोग कुछ नकदी फसलों का भी उत्पादन करते हैं। नकदी फसलों में कौन-कौन सी फसलें आती हैं? जैसे मक्का हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोको हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर उत्पादित करते हैं। तो ये नकदी फसलें कौन-कौन सी? तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम इसमें, कृषि मुख्य आहार मैंने क्या बताया? तो मुख्य आहार जो इनका है, वो कौन-सा है? मेनियोक मेनियोक। इसको क्या बोलते हैं? इसी को कसावा बोलते हैं, और इसी को यूका कहते हैं। और कृषि की अगर फसलों की बात करें, फसलों में इनकी जो मुख्य खाद्य फसल है वो कौन-सी हमने बताई? तो खाद्य फसल इनकी कौन-सी है? तो है, हाँ, मैनियोक मैंने बता दी। और इसके साथ-साथ में कौन-सी फसलें हैं? जैसे इसमें हमने बताया आपको कि मक्का, कॉफ़ी, कोको। मक्का, कॉफ़ी,
कोको, ये कैसी हैं? ये इनकी कैश क्रॉप है, नकदी फसल। ठीक है। कृषि मैंने बताई कौन सी है? स्लैश एंड बर्न, कर्तन एंड दहन, कर्तन एवं दहन, स्लैश एंड बर्न। ये क्या होती है तो समझ लेते हैं। देखिए, कर्तन एंड दहन जो खेती है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये जैसा ये मुख्य रूप से जो जनजाति होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, वो इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। इसमें ये लोग क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं, काट के साफ कर लेते हैं और उसकी जो फिर जला देते हैं, साफ करने के बाद में जो राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है और जब बरसात होती है तो वो धीरे-धीरे प्रोडक्टिविटी वहाँ पर हो जाती है। तो वो उत्पादन क्षमता उसमें बढ़ जाती है। तो ये वहाँ पर जो फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद में 3-4 साल तक, 5 साल तक यहाँ पर खेती करते हैं। धीरे-धीरे क्या होता है, जो मिट्टी है उसकी उत्पादकता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है और इस स्थान को छोड़ कर के चले जाते हैं। ये कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं और ये कोई तकनीकी यूज़ नहीं करते हैं, जो ये पुरानी प्राचीन पद्धति से कृषि करते हैं। प्राचीन पद्धति से कृषि करते हैं। ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड का यूज़ करते हैं कृषि को करने में। अब बात आती है इनके घर। अच्छा, इनके जो घर हैं उनको मलोका कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? मलोका। ये बड़े घर होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से होते हैं, मतलब तीव्र ढाल वाले घर होते हैं जिनको मलोका यहाँ पर कहा जाता है। जंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो अभी क्या है कि विकास जब से स्टार्ट हो गया है, मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तो जंगल डेवलपमेंट शुरू होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जंगलों को काटा गया है। जब जंगलों को काटा गया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें ये आप डायग्राम ये यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, एनसीईआरटी से लिया गया इमेज है कि पहले यहाँ पर कितने ज़्यादा वन हुआ करते थे। जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, खेती के लिए ज़मीन बनाना शुरू मतलब बढ़ानी शुरू की गई, घर बनाना शुरू किया गया, तो और घट गया, इतना हो गया। आप देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे यहाँ पर कृषि कृषि की वजह से हो सकता है, या कह सकते हैं कि जो अन्य गतिविधियाँ उनकी वजह से यहाँ पे जो जंगल है वो धीरे-धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये मैंने आपको दिखा दिया, टुकन और टाइपीर को मैंने बता दिया आपको, ठीक है? तो इसमें इतनी चीज़ें मुख्य रूप से पढ़नी है। यहाँ पर हमने एक छोटा-सा नोट्स बना दिया ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी रहे, ठीक है? तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? तो ये वाला पहला सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। दूसरा सेक्शन की जो बात है वो कौन-सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो। देखो, मैदान सबसे पहले अगर बात करें मैदान क्या होता है, तो मैदान में अगर हम देखें एक बात, सबसे पहली चीज़, ये जो प्लेन होता है, मैदान होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसके निर्माण की अगर बात करें, तो जो नदियाँ होती हैं, नदियाँ अपने साथ में जो अवसाद लेकर के आती हैं, उसको निक्षेपित करती हैं, जमा देती हैं। तो नदियाँ अपने अवसाद को जब जमाती हैं, कम ढाल वाले स्थान पर, तो उससे मैदान का निर्माण होता है। मतलब कि जो नदियाँ हैं, उसमें मुख्य नदी और सहायक नदियाँ के द्वारा जो अवसादों का जमा होता है, उससे मैदान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैदान की बात की जा रही है, वो कौन-सा मैदान है? तो मैदान है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो गंगा ब्रह्मपुत्र देखेंगे तो भारत के उत्तरी हिस्से में, उत्तर भारत में है। तो गंगा की सहायक नदियाँ कुछ होंगी, जैसे इसमें कह सकते हैं घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, गोमती, रामगंगा और भी जो छोटी-मोटी नदियाँ हैं वो सब, प्लस ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि सुबनसिरी, धनसिरी, धनसिरी के साथ में तीस्ता, मानस, ये नदियाँ मिलकर के क्या करती हैं? मैदान का निर्माण करती हैं। तो ये कहाँ पर है? तो मुख्य रूप से उत्तर भारत में है। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो उत्तर भारत में।
उत्तर भारत का मतलब क्या होगा कि हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, उसके साथ-साथ में पंजाब, हरियाणा में भी गंगा, ब्रह्मपुत्र जो सिंध के जो मैदान है उससे निर्माण होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैदान है वो ज़्यादा फ्लैट होता है मतलब कि वो समतल होता है। अब इसमें ख़ास बात क्या है? देखो हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा कि जो अमेज़न बेसिन है, वहाँ पर रहने की उतनी अच्छी सुविधाएँ नहीं हैं, वहाँ पर इतना ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर जंगल है। तो लेकिन यहाँ पर रहने की बहुत अच्छी सुविधा है मतलब कि ये मैदान वाला एरिया कैसा होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट का मतलब क्या है, समतल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर औद्योगिकरण भी अच्छे से हो जाता है, यहाँ पर कृषि की स्थितियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन के लिए भी कंडीशन बहुत अच्छी होती है, यहाँ रहने के लिए जो घर हैं, वो बहुत अच्छे से बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर रहने की कंडीशन तो प्रॉपर तरीके से पाई जाती है और क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ की जो ज़मीन होती है वो तो उपजाऊ होती है, बहुत उत्पादक होती है, तो लोगों का यहाँ पर घनत्व भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप देखें पूरे दुनिया में जितने भी मैदान हैं, वो चाहे भारत का मैदान हो, उत्तर भारत का मैदान हो या किसी और देश का मैदान हो, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे भारत में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र देखेंगे, जहाँ पर जनघनत्व बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है? एक बात दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर इसके हम जब इसका पढ़ते हैं नदियों के बारे में कि इनका जो अवस्था होती है, जैसे युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है अवस्था अवस्था होती है। तो इसकी जो बीच में आती है कंडीशन आती है, वो क्या होता है कि जब ये नदियाँ जब पर्वतों पर होती हैं, तो उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसमें विचलन बहुत कम होता है। लेकिन जब ये पर्वतों से नीचे उतर जाती हैं, जब पर्वतों से नीचे उतर जाती हैं, तो इनमें विचलन हो जाता है इस तरीके से, यहाँ। तो विचलन होने से क्या होता है, यहाँ पर कुछ झीलों का निर्माण होता है, उन झीलों को बोलते हैं चाप झील बोलते हैं, जिसको हम ऑक्स वो लेक बोलते हैं, चापाकार झील बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं इसको। टाप झील कहते हैं। अब सवाल बनता है कि जो हमारा ये मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पर क्या क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? तो देखिए, अगर भारत की कंडीशन देखें आप, तो भारत की कंडीशन कहाँ पर है? इसमें अगर देखें आप, तो भारत कहाँ पे मिलेगा? आपको भारत इधर देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो मैदान कहाँ पर है? मैदान है यहाँ पर, ये है मैदान, ये मैदान। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मैदान कहाँ पर है, तो सब ट्रॉपिकल में है, ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र में नहीं है। भारत तो ट्रॉपिकल में भी है और सब ट्रॉपिकल में भी है। लेकिन हम यहाँ पर किसको पढ़ रहे हैं? सब ट्रॉपिकल को पढ़ रहे हैं, उत्तर भारत को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात तो कन्फर्म है, जो वनस्पति होगी वो बहुत ज़्यादा घनी नहीं होगी, यानी कि ट्रॉपिकल वाले के इतना घनी नहीं होगी। बरसात जो होगी यानी वर्षा होगी वो भी वहाँ से कम होगी या तापमान भी वहाँ से यहाँ पर कम होगा। यानी कि जो कंडीशन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है उसके कंपेयर में यहाँ पर तापमान कम होगा, बरसात कम होगी और घने जंगल भी कम पाए जाएँगे। लेकिन कृषि की स्थितियाँ क्या होंगी? अच्छी होंगी, घर बनाने की स्थितियाँ क्या होंगी? अच्छी होंगी, ट्रांसपोर्टेशन की स्थितियाँ क्या होगी? अच्छी होंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने वन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है और यमुना की सहायक नदियाँ हैं, फिर गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर है। इस तरीके से ये पूरा एरिया अगर देखें इसमें, तो पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला हुआ है। तो अगर राज्यों की बात कर लें, देशों की बात करें तो भारत भी होगा यहाँ पर, नेपाल भी होगा, इधर देख सकते हैं कि बांग्लादेश भी हो जाएगा। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर राजस्थान हो गया। तो पूरा एरिया हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फसलों की बात करेंगे, जो फसल होती है यहाँ पर जो मुख्य फसल है वो कौन-सी है? मुख्य फसल का मतलब है जो धान है वो मुख्य फसल है। लेकिन धान के साथ-साथ में गेहूँ है, गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो कुछ फसलें ऐसी हैं जो नकदी फसल हैं, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, इसको नकदी फसल के फॉर्म में देखते हैं। लेकिन जो धान हो गया या धान के साथ-साथ में जो गेहूँ हो गया, वो नकदी फसल नहीं, खाद्य फसल के रूप में देखते हैं। इसी तरीके से देखते हैं चाय जो है, वो चाय कहाँ पर है? जो पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है वहाँ पर और असम में चाय का जो उत्पादन है, वो किया जाता है। तो चाय किस प्रकार की फसल हो जाएगी? तो चाय जो है वो नकदी फसल है, ना कि खाद्य फसल है। जानवरों की जब बात करेंगे हम जानते हैं कि एक सींग वाला जो गैंडा है वो असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पाया जाता है। मगरमच्छ भी जानते हैं जो यहाँ पर नदियाँ हैं, जो चंबल नदी है वहाँ पर मगरमच्छ उसमें पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से अच्छा, कुछ जगह पर जो कृषि है वो कैसी कृषि की जाती है? वेदिकाओं वेदिकाओं का मतलब क्या होता है? सीढ़ीदार खेत। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो
हिमालय वाला पार्ट है, हिमालय का मतलब है जो शिवालिक है, शिवालिक में जो गिरिपद वाला हिस्सा है, वहाँ पर कुछ इस तरीके से कृषि की जाती है। और यहाँ पर डॉल्फिन जो मछली होती है वो भी पाई जाती है इसमें, देख सकते हैं आप। तो इसका जो स्थायी नाम है वो सुसु इसका स्थायी नाम है, अथवा इसको अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। क्योंकि गंगा में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि इनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि ये गंगा में बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नदियाँ हैं वो कौन-सी हैं? तो नदियों में अगर देखेंगे तो मुख्य नदी कौन-सी हो गई? गंगा, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। जलवायु की बात करेंगे, जलवायु में क्या है? अच्छा, जलवायु में देखेंगे तो हमारे यहाँ जो है मतलब उत्तर भारत में जलवायु है, वो मुख्यतः मानसूनी है। मुख्यतः कैसी है? मानसूनी। मानसूनी का मतलब है कि यहाँ पर जो वर्षा है, उसका एक फिक्स टाइम है। फिक्स का मतलब है कि लगभग मिड जून से मिड जून से सितंबर के बीच, मिड सितंबर मानसून इंडिया में, मतलब उत्तर इंडिया में तो खैर 1 जून को आ जाता है, लेकिन इंडिया में क्या है, उत्तर भारत में यहाँ पर मैदान में कब आता है? 15 जून तक आ जाता है। यहाँ पर अगर हम वनस्पति की बात करेंगे, तो वनस्पति में अगर देखें तो जो हमारे आस-पास में जो वृक्ष दिखाई देते हैं, हमारे आस-पास का मतलब यूपी है, बिहार है, इन सब में जो वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जैसे सागवन हो गया, सागवान हो गया, साखू हो गया, पीपल हो गया, और बहुत से ऐसे पेड़-पौधे जो पाए जाएँगे। एक बात और समझ लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको अभी इसके जस्ट पहले बताया था कि जो ट्रॉपिकल क्षेत्र मतलब ट्रॉपिकल ज़ोन में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उसको सदाबहार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वनस्पति है, इसको उष्णकटिबंधीय 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 पर्णपाती या कह सकते हैं मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति पाई जाती है। ठीक है? इसके साथ-साथ में जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना डेल्टा बनाती है, यहाँ पर डेल्टा बना रही हैं, तो इसके मुहाने पर यानी इस जगह पर भी कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मैंग्रोव भी बोलते हैं। मतलब कि भारत में अगर उत्तर भारत वाले हिस्से में देखेंगे तो कौन-सी मिल जाएगी जो वनस्पति है? पर्णपाती। लेकिन जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वहाँ पर कौन-सी वनस्पति मिलती है? तो वहाँ पर जो वनस्पति मिलती है, वो कौन-सी है? मैंग्रोव। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा नदियाँ नदियाँ जो होती हैं, जो अपने मुहाने पर वो अपना जो अवसाद उसको जमा लेती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र का ही डेल्टा है। इसके साथ-साथ में अगर हिमालय साइड में देखें, मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, यहाँ पर भी ये पूरा अरुणाचल प्रदेश तो मैदान में नहीं आता, लेकिन जो गिरिपद है, तट मतलब कि जो हिमालय है, हिमालय से जैसे हिमालय खत्म होता है, उसको गिरिपद बोलते हैं। तो उसके पास में जो वनस्पति मिलती है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के साथ-साथ में सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया, यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है, तो वनस्पति भी कैसी होगी? अलग होगी। जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया, चीड़ देवदार के साथ-साथ में शंकु जैसे शंकुधारी जो पेड़-पौधे होते हैं, वो पाए जाते हैं। ये कहाँ पर हैं? तो ये मैदान पर तो कंप्लीटली नहीं है, लेकिन जो गिरिपद है, गिरिपद का मतलब क्या? मैंने बता दिया, यानी कि उत्तराखंड में, सिक्किम में और उसके साथ-साथ में अरुणाचल प्रदेश में भी जो इस तरीके की वनस्पतियाँ हैं, वो पाई जाती हैं। ठीक है? जीव-जंतु में हमने आपको बताया, अभी दिखाया कि जो एक सींग वाला गैंडा है वो, एक सींग वाला जो गैंडा है वो, और इसके साथ-साथ में जो मगर है, मगरमच्छ, यहाँ पर मछलियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कितला, रोहू,
रोहू हो गई, सॉरी कतला, हिल्सा, ये सब यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं। और इसके साथ-साथ में अगर हम देखेंगे तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर भी पाया जाता है, जो ये मैंग्रोव वाला एरिया है, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर यहाँ पर पाया जाता है। अच्छा, निवासी की बात करेंगे तो रहने के लिए अच्छी कंडीशन है, जब रहने के लिए अच्छी कंडीशन है तो यहाँ पर क्या होगा, जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जनघनत्व काफ़ी ज़्यादा है और इसी एरिया में मतलब जो ये कह सकते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े-बड़े शहरों का विकास हुआ है, जैसे इलाहाबाद हो गया, यानी प्रयागराज, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब शहर जो हैं इसी मैदान में या कोलकाता बोल सकते हैं। और कोलकाता में अगर ध्यान रखेंगे कोलकाता में देखेंगे तो कोलकाता में एक पत्तन इसका नाम है जो एक नदी है, नदी जैसे हुगली नदी है, वहाँ पर एक पत्तन यानी पोर्ट भी पाया जाता है। फसलों में हमने आपसे बात कर ली, फसलों के अगर हमने बताया कि फसलों में मुख्य जो फसल है, वो धान है और धान के साथ-साथ में जो अन्य फसलें हैं वो कौन-कौन सी हैं? जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, बाजरे के साथ-साथ में मक्का हो गया, चना हो गया, चना हो गया। ये सब कैसी फसलें हैं? तो खाद्य फसल, फूड क्रॉप। कैश क्रॉप भी होती हैं कुछ कौन-कौन से कैश क्रॉप जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं गन्ना है, जूट है, गन्ना, जूट हो गया, ये कैसी हैं यहाँ पर जैसे चाय है, इसके साथ-साथ में जो सिल्क है, ये सब कैसी क्रॉप हो जाएँगी? तो कैश क्रॉप हो जाएँगी। कैश क्रॉप हो जाएँगी। अच्छा, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप में अंतर क्या है? देखो, कैश फूड क्रॉप वो क्रॉप होती है, वो फसलें होती हैं, जिनको खाने के लिए उगाया जाए मतलब में प्राइमरी पर्पज़ क्या होगा? प्राइमरी पर्पज़ होगा खाना। लेकिन कैश क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है? कैश क्रॉप वो क्रॉप होती हैं, जिनका पर्पज़ उनको बेच करके उनसे प्रॉफिट अर्न करना है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैश क्रॉप। अब कृषि की बात करेंगे, अगर हम उत्तर भारत में कृषि देखेंगे तो 3 सीज़न के बेसिस पर 3 होती हैं। जैसे रबी की कृषि होती है, फसल होती है। और ये हम बोल सकते हैं मौसमी आप मौसम के हिसाब से। या ऋतुएँ बोल सकते हैं, ऋतु सीज़न के बेस पर रबी, खरीफ और कौन-सी है? जायद है। हमारा मुख्य आहार क्या है? तो मुख्य आहार जो है वो धान यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके बारे में देख लिया। अच्छा, जनघनत्व क्या होता है? यहाँ पर एक टर्म आया था जनघनत्व। मैंने बताया था जनगणना सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो उत्तर भारत में, यानी कि मैदानों में होता है और हम इंडिया की बात करें तो उत्तर भारत में होगा। जैसे बिहार का जनगणना सबसे ज़्यादा है, जो कि 1102 है। जनगणना का मतलब क्या होता है? जनगणना का मतलब होता है कि जो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, जितने रहने वाले लोग हैं, वो क्या होगा? उसका घनत्व यहाँ पर होता है। ठीक है? तो इस लेक्चर में इतना ही है। हमने 2 चीज़ें पढ़ ली इसमें, 2 चीज़ें हमने देख ली। एक अमेज़न बेसिन हुए कैसे लाइफ उसके बाद देख लिया और गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में देख लिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।